नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम है खंड खंड से अखंड उत्तराखंड। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ भीषण त्रासदी का एक दशक पूरा हो चुका है। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की यह पुस्तक 2013 की त्रासदी और 10 सालों तक का बदलाव, प्राकृतिक संस्थानों की रूपरेखा की गहराइयों को समेटने का प्रयास किया है। तो सिक्स सिग्मा के सीईओ ने लिखी है पुस्तक और आज 10 साल पूरे हो गए हैं। केदारनाथ त्रासदी को 2013 में आई थी और जिस दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बहुत अहम बातों को दर्शाया गया है। सिक्स सिग्मा के सीईओ ने लिखी है पुस्तक और जिसका विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुस्तक का नाम खंड खंड अखंड उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। इसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम ने कहा कि जो भी तीर्थ यात्री धाम आ रहे हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जाए। दर्शन करने में किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम ने आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर आपदा में दिवंगत तीर्थयात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी श्रद्धांजलि दी है। 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं। और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। इस काम में जितने भी हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, कंपनियाँ लगी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, जिन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का भी धन्यवाद। 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म हैं। 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थीं। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। 10 साल बीत जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर उस पल को याद करते हुए कहा कि केदारनाथ आपदा का दुख कभी खत्म नहीं होने वाला है। बड़ी संख्या में वहां क्षति हुई, उस दुख को प्रधानमंत्री जी ने कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा में परलोक सिधार गए लोगों के आशीर्वाद के साथ केदारपुरी का सर्वगीण विकास हो रहा है। और मैं अगर पूरे देश की दृष्टि से सोचूं, उसके बाद उत्तराखंड के भाव में मैं कहूँ तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो पंडा समाज था, वहाँ का जो व्यवसायिक समाज था, उसको बहुत क्षति हुई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक वहाँ के कारोबारी हों, वहाँ के जो पंडा पुरोहित हों, उन सबके दुखों पर मलहम लगा है। समय लगेगा और मैं तो प्रधानमंत्री का से आभार व्यक्त करता हूँ कि उस दुख को आज धीरे धीरे कम करने का।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड से हटाने जाने को लेकर जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीतम सिंह इतना कमजोर व्यक्ति नहीं कि जो पिंड छुड़ाने की बात करें। हमसे लड़ते का अदम्य साहस है, हम लड़कर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। चक्राता की जनता का मैं आभारी हूं, मुझे 6वीं बार विधायक बनाया है। मैं पद पर रहूं या नहीं, लेकिन विधायक तो रहूंगा ही, जिसके जरिए मैं सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी आवाज बुलंद करने का काम करता रहूंगा। वहीं इस दौरान प्रदेश प्रभारी पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्रीय नेतृत्व किसी को प्रभारी बना सकता है, भेजता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वो सभी से समन्वय बनाने का काम करे, और जो प्रभारी समन्वय बनाने में असक्षम साबित होता है तो इसी तरीके की बातें सामने आती हैं। आपने कहा पिंड छूटेगा। प्रीतम सिंह इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है कि पिंड छुड़ाने की बात करे। हमें लड़ने का अदम्य साहस है, हम लड़ते हैं और लड़ करके जो है मुकाम हासिल करते हैं। मैं तो चक्रोता के लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 6ठी बार मुझे विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। अरे मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, विधायक तो हूं, और विधायक होने के नाते सदन में भी और सदन के बाहर भी अपनी बात बड़ी प्रमुखता के साथ कहता आ रहा हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीसीसी चीफ करण महाराणे पर पलटवार किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो लोग गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति को रोकना नहीं चाहती। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रहेगी। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुरोला की घटना बीजेपी की सुनियोजित साजिश। देखिए, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इसका मायने यह है कि उनका समर्थन में खड़े हैं। आखिरकार जो व्यक्ति जिस षड्यंत्र में शामिल है उसको जबरन धर्मांतरण के तहत सजा हो रही है। बहला फुसला कर जो माहौल तैयार किया जा रहा है गरीब परिवार की बच्चियों के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी करा रही है, तो इसका सीधा मायने क्या है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की इस राजनीति को रोकना नहीं चाहती है। और हम लोग बहुत कड़ाई के साथ उत्तराखंड के जो देवभूमि का स्वरूप है उसको बनाए रखेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुट गई है। बाकायदा पार्टी ने अपने ही विधायकों को नया टास्क दिया है। टास्क भी ऐसा जिसमें संगठन भी खुश और विधायक के साथ साथ कार्यकर्ता भी खुश। तो क्या है वो टास्क और कैसे तैयार की बीजेपी ने नई रणनीति? और पन्ना प्रमुख के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसकी पूरी सिस्टम को जानते हैं। ऐसे 50 लोग उत्तराखंड से उनका चयन होगा, उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा, और दूसरे राज्यों के जो हमारे प्रबंधन को देखने वाले लोग हैं, संगठन के प्रबंधन को, बूथ के प्रबंधन को, उनके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी। और उसमें से फिर हम 1 लोग से 5 लोगों को चयन करके उनको हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश भेजेंगे। वहाँ से उनका उस दिन मोदी जी लगभग 2500 ऐसे पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ
एक उनकी मीटिंग होगी, उस वर्चुअली मीटिंग को हम लोग प्रत्येक बूथ पर दिखाएंगे और वहीं से ये पांचों लोग एक सप्ताह के लिए अलग अलग जहाँ चुनावी राज्य हैं वहाँ जाएंगे और एक सप्ताह अपने वहाँ पर वहाँ के नीचे के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए फिर चुनाव की व्यवस्था में लगेंगे और बाद में उनको ही हम अपने राज्य में भी इस सारे काम में उनको लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भले ही चुनाव की तैयारियों में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस को अब भी बीजेपी की तैयारियों में खामियां नजर आती हैं और अपने संगठन की तैयारियां उनसे बेहतर दिख रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट की माने तो राज्य में बीजेपी कहीं पर अब जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जो वादे किए थे वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और बीजेपी के जुमले अब जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये जन विरोधी है और घर घर अगर आप जाकर के लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, जनता को झूठ और जुमले जो आप परोस रहे हैं, अब जनता उस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली और जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली और उसमें जिस तरीके से अपार जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला और उत्तराखंड में भी जो है उसका संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस जनों ने किया, ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम आयोजित हुए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी साल भर से कर रही है और राहुल गांधी जी के प्यार प्रेम और सामाजिक सौहार्द के संदेश को जनता आज स्वीकार भी कर रही है। भाजपा के खिलाफ आप देखिए कि चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, महिलाएं सड़क पर उतरी हों, लगातार आंदोलन कर रहे हो, जन आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो भाजपा के जो इस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट से अब कुछ भाजपा को हासिल नहीं है। राजधानी देहरादून में हो या उत्तरकाशी पिथौरागढ़ जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं और महा जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता तक पार्टी की बात और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। जबकि चुनावी तैयारियों में मामले में कांग्रेस की चाल कछुए की तरह नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कछुए की चाल से ही लेकिन खरगोश के ही चल रही इस चुनावी रेस को जीतकर आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर जोड़ तोड़ अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र पर, जहां से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लगातार अन्य दलों के नेताओं को समर्थकों समेत बीजेपी की सदस्यता दिलाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेने का काम किया है। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के लोग, एडवोकेट, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठनों के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए लोग, ये हमने अपना सदस्यता का चौथा आयाम आज से प्रारंभ किया है और उस दिशा में आज श्री मनोहर लाल शर्मा जी, जिनका शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे बताते खुशी है कि अजीत डोभाल जी, जिनके विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण करके गए, ममतेश कुमार शर्मा एडवोकेट हैं, वही हमसे जुड़े हैं। देखिए, हरिद्वार तो वैसे भी भाजपा में हो ही चुकी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। हमको इस बात को भी कहते हुए खुशी होती कि आज पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और विजनरी और मिशनरी व्यक्तित्व के धनी यदि कोई है तो आज उसका नाम नरेंद्र मोदी है और मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार के उन मुखियाओं में हैं जो उस मिशन को, विजन को मिशन के रूप में लेकर के सरसा रहे हैं
एकात्म मानववाद के मिशन को लेकर। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गणेश जोशी ने अधिकारियों से सैन्यधाम के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली है। साथ ही बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सैन्यधाम के निर्माण कार्य को हर हाल में तय समय सीमा में भीतर पूरा करने को कहा है। कार्यदायी संस्था को दिन रात कार्य करने और निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि समय पर इस काम को पूरा किया जाए। गणेश जोशी ने बैठक की है और इस बैठक में कहा गया कि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, गुणवत्ता उसकी ठीक हो। निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश के साथ साथ समय पर काम करने की बात कही गई है। तो गणेश जोशी ने बैठक की है और साथ ही साथ आपको बता दें बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सैन्यधाम को लेकर ही बैठक की गई। शुक्रवार को हरिद्वार की लाल कोठी पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए भाकियू टिकैत के प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे। जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में अलग अलग क्षेत्रों और जिलों की समस्याओं पर चर्चा के साथ उनके हल पर भी चर्चा की जाएगी। बढ़ेगी आंदोलन की रणनीति बनेगी। कब तक घोषणा? सर्दी मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म। इस चिंतन शिविर में घोषणा होने की संभावना है? नहीं, अभी नहीं होगी। वो आंदोलन जो होगा वो एसकेएम के उस पर होगा, कोई भी होगा। और हम पूरे देश भर में हम जाते हैं, वहाँ पर चर्चाएं करते हैं और पूरा देश में दिक्कतें हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत नगर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते नगर भक्ति में हो रखा है। व्यासपीठ पर आचार्य ज्ञानचंद्र द्विवेदी श्रीधाम अयोध्या वाले श्रीमद् भागवत कथा वाचन कर रहे हैं, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 19 जून तक भगवत कथा ज्ञान यज्ञ चलेगी और 20 जून को पूर्ण आहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा और प्रसाद वितरण के साथ ही वर्ष उत्सव 2023 का समापन भी हो जाएगा। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर 2 स्कूटी सवार लोग बस की चपेट में आ गए, जिसके बाद लोगों को उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि गनीमत रही कि बस एक कार से टकराई रुक गई। दरअसल बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिस कारण से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बस प्राइवेट बस है जो लखनपुर से काशीपुर बस स्टॉप के लिए आ रही थी। तो रास्ते बस स्टेशन के रोडवेज बस स्टेशन के पास बस जो है बस का ब्रेक अनंत मतलब फेल होने से या अनंत होने की बता रहे हैं, जिसमें 2 स्कूटी सवार जो है उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। बस से उनकी भिड़ंत तो हो जाए, जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई है। घटनास्थल पर ही रिलेशन किसी के शादी में जा रहा था गांव में देवायल, तो इतने में मैं यहाँ पर आया। आने के बाद जैसे ही हम ये रामनगर को क्रॉस से निकल रहे थे, इतने से गाड़ी आई राजेंद्रा की और ये 50 मीटर से अपनी साइड को छोड़ करके अपनी साइड को घिसते हुए आया। पहले स्कूटी वाले को इसने दबाया, उसके बाद में मेरे कार पाया, फिर मेरे कार जब इसके आगे से लगी, तिरछी हो गई कार, तब जा करके ये गाड़ी रुक पाई, नहीं तो ये पूरे फल वाले सारे के सारे इन्होंने खत्म। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी सरकार में पास हुए कानून रद्द करने का दौर जारी है। कांग्रेस का कर्नाटक में परचम लहराने के बाद पूर्व में बीजेपी में पास हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द कर दिया गया है। कानून हटने से उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे निचले स्तर की राजनीति बताया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी कर्नाटक सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, धर्मांतरण कानून को बदल दिया है कर्नाटक में और
उत्तराखंड में उसकी सियासत देखी जा रही है। उत्तराखंड की कांग्रेस का कहना है कि ये ठीक डिसीजन लिया गया, वहीं बीजेपी ने इस पर हमला बोला है और निचले स्तर की राजनीति बीजेपी बता रही है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कर्नाटक में धर्मांतरण कानून को बदल दिया गया, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह ऐतिहासिक कदम है। राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर रुड़की में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 19 जून तक किया जाएगा और 27 जून तक चलेगा। 19 जून से शुरू होगा और 27 तक चलेगा। पहले नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामकथा में बनारस के विद्वान आचार्य भी शामिल होंगे। इसके साथ ही भजनों की भी प्रस्तुति दी जाएगी। क्योंकि हमारे सबके लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि रुड़की में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पूज्य आचार्य जी ओम जी वैदिक जी द्वारा बहुत ही सुंदर राम कथा का आयोजन, जो कि 19 जून से लेकर 27 जून तक के ये रहेगा और इसका समय जो है 3 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा, जो कि हरमिलाप धर्मशाला साकेत में आयोजित की जा रही है। और 19 जून को सुबह 8:30 बजे से कलश यात्रा जो है राम मंदिर से लेकर हरमिलाप धर्मशाला तक जाएगी, जिसमें सभी महिलाएं जो है बहुत सारे यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस कथा में जरूर आएं। मैं विश्व हिंदू परिषद के सत्संग प्रांत सत्संग प्रमुख होने के नाते सभी धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्म प्रेमियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि श्री आचार्य ओम जी वैदिक द्वारा जो 19 जून से 27 जून तक श्री हरमिलाप धर्मशाला में दिव्य भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप सभी प्रतिभाग करें और पुण्य लाभ कमाएं। 24 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में श्री रामलला के स्थापित होने की खुशी में, उसी परिप्रेक्ष्य में ये श्री राम कथा आयोजन का निश्चय किया और पूरे सहयोग से इसमें लगे हुए हैं। तो राजधानी देहरादून के बसंत विहार में समुदाय विशेष से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल एक घर में एसी ठीक करने आए समुदाय विशेष के युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जबरदस्त धुलाई कर दी। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है। वहीं पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छोटी बच्ची एक एसी मैकेनिक एक घर में आया था और उसके द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी की गई, तो उसमें हमने एप्रोप्रिएट जो धाराएं हैं उनमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें भी हमने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।